नमस्कार दोस्तों। हम लोग अपनी क्लास 12 का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, सॉलिड स्टेट, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था सॉलिड का ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉलिड्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स on the basis of magnetic properties। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखिए, अब तक हम लोगों ने जो क्लास 11th में जब आपने पढ़ा था, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बेसिस पे जो सब्सटेंस है उनको आप दो कैटेगरीज में पढ़ते थे, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक। लेकिन अब हम लोग वो गैसेस, सॉलिड, लिक्विड कोई भी हो सकते थे, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के साथ साथ तीन और कैटेगरीज में भी क्लासिफाई किए जाते हैं। तो ओवरऑल 5 कैटेगरीज में हम लोग इन्हें क्लासिफाई करेंगे। मैं पहले नोट कराता हूँ कौन कौन है वो। नंबर 1, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ferromagnetic substance. Fourth is the anti-ferromagnetic substance, and fifth one is the ferrimagnetic substance। तो ओवरऑल 5 कैटेगरीज में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सब्सटेंस को क्लासिफाई करते हैं, जिनमें से एक डाया है, दूसरा पैरामैग्नेटिक है, तीसरा फेरोमैग्नेटिक है, चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक है, पांचवा फेरीमैग्नेटिक है। इन दो के बारे में आपने पहले पढ़ा है, लेकिन अगेन हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका होता है कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। मीन जितने भी इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? पेयर्ड फॉर्म में होंगे। इन सब्सटेंस की क्वालिटी होती है कि जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है, तो ऐसा करने पर ये उस फील्ड के द्वारा रिपल किए जाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपल किए जाएं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं। तो इसीलिए इनकी डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं? दोज सब्सटेंस which get weakly magnetized in the direction opposite to the magnetic field, ऐसे सब्सटेंस जो वीकली मैग्नेटाइज्ड होंगे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब रिपल होंगे, दैट इज रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक
सब्सटेंस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किन्हें बोला है? जो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो वीकली मैग्नेटाइज्ड का मतलब है, देखो पहले तो डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब रिपल होंगे, और वीकली मैग्नेटाइज्ड का मतलब है जब तक वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब तक तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी, रिपल्सन होगा। लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया फिर ये सब्सटेंस किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एग्जिट नहीं कर सकता। तो दूसरी बात अब पहचानेंगे कैसे, वो मैंने बोला था अभी कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नॉट या एनी all the electrons are present in paired form. All the electrons present are in paired form, that is unpaired electrons क्या हो जाएंगे? जीरो। unpaired electrons is equals to जीरो। और ऐसे सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं उन्हें आप क्या बोलते हो? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हो। इनके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल NaCl है, डायामैग्नेटिक का एग्जांपल होता है। CiO2 है, डायामैग्नेटिक का एग्जांपल होता है। C6H6 है, डायामैग्नेटिक का एग्जांपल होता है। और भी ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं। तो ये आपके सॉलिड्स ऐसे हो गए जो कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे जिसकी वजह से किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा नहीं। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा? जीरो आएगा। इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड में ये वीकली रिपल होते हैं। चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट जिसे आप म्यू से कैलकुलेट डिनोट करते हैं इज इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं एंड सेकंड वन इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है ये आपका, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आसान सा कंसेप्ट है, छोटा सा वीडियो लेक्चर रहेगा, इसे देखिए पूरा। सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अभी हमने डायमैग्नेटिक को पढ़ा, अब पढ़ते हैं पैरामैग्नेटिक को। डायमैग्नेटिक क्या थे? रिपल हो रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, जबकि ये क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं? पता है ना? कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करते हैं, दो पोल लेते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और उनके बीच में किसी भी सब्सटेंस को प्लेस कर दिया, या इससे क्या हो जाएगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस तो ऐसे होंगे जो अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब वीकली मैग्नेटाइज ये भी होंगे, लेकिन किसके डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जबकि वो अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो इनको कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, those substance which get weakly magnetized in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field, that is attract by the magnetic field, are called पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनको आप क्या बोल देंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोल देंगे। सिंपली देखिए वापस से, ये क्या है? वीकली मैग्नेटाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन कहाँ पे? इन द डायरेक्शन ऑफ, जबकि वो कहाँ थे? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ। यहाँ पे ये अट्रैक्ट होते हैं, जबकि वो क्या होते थे? रिपल होते थे।
वह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते थे, यहाँ पे कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। मिनिमम 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी होगा, और जब मैग्नेटिक मूवमेंट होगा तो उसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले की बात करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट कर रहे थे म्यू से, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। यहाँ पे म्यू क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। एग्जाम्पल में आपका Fe+3 हो सकता है, Cr+3 हो सकता है, Fe+3, Cr+3, Cu+2, PiO एटसेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके किसके, पैरामैग्नेटिक के। याद रखना PiO पैरामैग्नेटिक है, TiO2 डायामैग्नेटिक है, ये बेसिक याद रखना। वहां पे TiO2 होता है, यहाँ पे TiO होता है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लेते हैं क्या TiO किस में आता है, किसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे ना। फॉर एग्जाम्पल कॉपर था, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 ये होता था। हम Cu+2 की बात कर रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करा होगा, तो अंदर तो इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। पहला इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर से जाएगा 4s से, और दूसरा जाएगा यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से चला गया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, 3d9 4s 0। यहाँ तो वैकेंट हो गए। 3d को देखो, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1। तो n की वैल्यू 1 लगा करके आप मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही किसी भी आयन के केस में आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंड तीसरा टाइप है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। those substance which get strongly magnetized in the direction of magnetic field that is strongly attract by मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। स्ट्रांग मैग्नेटाइजेशन का मतलब है अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो वो अट्रैक्शन शो करेंगे, और अगर फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया फिर भी वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस नहीं करते। मतलब ये परमानेंट मैग्नेट को बनाने के काम आते हैं। यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेटाइजेशन की वजह से परमानेंट मैग्नेट को बनाने के काम आते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, जरा समझने की कोशिश करें। यहाँ पर माना जाता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसमें जो मेटल आयंस हैं वो मेटल आयंस इकट्ठे होकर के छोटे छोटे पार्ट्स में, ग्रुप्स में या छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं,
और उन ग्रुप्स को आप बोलते हो डोमेन। जो मेटल आयंस हैं वो डिफरेंट मेटल आयन एक सब्सटेंस में इकट्ठे होकर के कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, जिन ग्रुप्स को आप क्या बोलते हो, डोमेन बोलते हो। और ये जो डोमेन है वो खुद ही एक मैग्नेट, छोटी सी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। नॉर्मली जब यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होता तो ये वेरियस डायरेक्शन में ओरिएंटेड पड़े रहते हैं, इनका कोई डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जब आप यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाते हैं। और अगर ये सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक है तो ऐसी सिचुएशन में इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पे 6 लिए थे, 6 ही ले लेगा। सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलली एक सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे, और इसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस करता है, परमानेंट मैग्नेटिक मैग्नेट बनाने के काम आता है, और हाईएस्ट इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। देखो तो यहां पर क्या होगा, इन दीज सब्सटेंस domains align parallel to each other in a direction। डोमेन स्ट्रक्चर भी मैं इसका बना दे रहा हूं। मान लो ये कंडीशन है, सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, और ऐसी सिचुएशन मिलती है किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। यहाँ पर जो हर डोमेन होता है वो छोटी मैग्नेट की तरह, टेनी मैग्नेट की तरह अपने आप बिहेव करने लगता है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम का एक ऑक्साइड है CrO2, ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो आपको यहाँ पे इनके साथ याद रखने हैं। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, सारे के सारे जो डोमेन से एक सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंटेड है तो किसी का मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो जो म्यू की वैल्यू है वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, या बोल सकते हैं लार्ज आएगी। मैं सिमिलरली बात करता हूँ किसकी, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए फेरोमैग्नेटिक को समझना था, एंटी फेरो और फेरी तो फिर समझ में आ गए। देखो फोर्थ वन इज द एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक में क्या था, जो डोमेन्स थे वो एक दूसरे के पैरेलली एक सिंगल डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए, जिसकी वजह से उनका मैग्नेटिक मूवमेंट मैक्सिमम था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी डोमेन्स हैं वो अपोजिटली ओरिएंटेड होंगे लेकिन इक्वल नंबर में। क्या होगा यहाँ पे, all the domains are oppositely oriented and equal in number, hence cancel out the magnetic moment of each other, hence cancel out the magnetic moment of each other। यहाँ पर क्या होगा, जितने भी डोमेन्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, इक्वल नंबर में होंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल करेंगे। डोमेन स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, मान लीजिए एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। मान लीजिए कंडीशन, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ये दोनों आपस में क्या करते रहेंगे, कैंसिल।
इसकी वजह से म्यू नेट जो है, नेट डाइपोल, वो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है, वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अगर एक डोमेन का देखेंगे तो कुछ होगा, लेकिन पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को अगर देखेंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे 0 आता है। कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में ये शो नहीं करते। एग्जाम्पल है इसका Fe2O3, मैग्नीज के ऑक्साइड हो सकते हैं, MnO, MnO2 एक्सेट्रा। एग्जाम्पल ले लिया हम लोगों ने किसके, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड लास्ट है अब हमारा फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए एंटी फेरो में क्या था, जो डोमेन्स थे वो अपोजिटली ओरिएंटेड थे और इक्वल थे नंबर में, जिसकी वजह से नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, 0। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जरा देखो, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, all the domains are oppositely oriented but unequal in number। यहाँ पर क्या होगा, जितने भी डोमेन्स हैं या जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट है डोमेन्स का, वो अपोजिटली ओरिएंटेड होगा और अनइक्वल नंबर में होगा। और जब अनइक्वल नंबर में है तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 नहीं हो सकता। मैं डोमेन स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 1 1 1 2, फॉर एग्जाम्पल ये थे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 2 ऊपर है, इसका इससे कैंसिल हो गया, इसका इससे कैंसिल हो गया, लेकिन ये तो अभी नेट ऊपर बचे, तो इनका तो एक दूसरे किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में देखो, अपोजिटली ओरिएंटेड तो है लेकिन नंबर बराबर नहीं है, 2 और 3, 5 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, या 4 नीचे होते 3 ऊपर होते। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट बिल्कुल कैंसिल नहीं होता। अगर पूरा कैंसिल हो रहा होता तो ये कौन होते, एंटी फेरोमैग्नेटिक होते। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू, जो म्यू नेट है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है, वो 0 नहीं हो सकता, कांट बी इक्वल टू 0। हाँ, लेकिन वैल्यू इसकी जो होगी वो क्या होगी, लेस होगी, ये बात है। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप यहाँ पे याद रखते हैं, दैट इज Fe3O। इसके अलावा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी और होती है, जब फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस को हीटअप किया जाता है तो हीटअप करने पर ही अपनी फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं। मैं लिख देता हूं उस पॉइंट को, बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑन हीटिंग these substance loses their ferry magnetic properties and become paramagnetic। यहाँ पे क्या होगा, अगर इनको हीटअप किया जाता है तो ऐसा करने पर ये अपनी फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस करते हैं और उसके बाद कैसे हो जाते हैं, पैरामैग्नेटिक। एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं इन पांचों को। डायमैग्नेटिक, वीकली रिपल होंगे मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जाम्पल में आपने NaCl देखा, C6H6 देखा, TiO2 देखा। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उन सब्सटेंस को बोला जो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जाम्पल में Fe+3, Cr+3 लिया, Cu+2 लिया, TiO लिया। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 नहीं हो सकते। मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए म्यू इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n×n+2 के फॉर्मूले को आपने यूटिलाइज किया। इसके बाद आपने पढ़ा किसको, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को बोला गया जहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये परमानेंट मैग्नेट को बनाने के काम आते थे। इन सब्सटेंस में ऐसा माना जाता है कि जो डिफरेंट मेटल आयन हैं
वो छोटे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठे होकर के डोमेन्स बनाते हैं, जो डोमेन्स छोटी छोटी मैग्नेट की तरह, टिनी मिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। अगर वो ओरिएंटेड हो रही है एक सिंगल डायरेक्शन में तो फिर वो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक होगा। अगर वो अपोजिटली ओरिएंटेड हो रही है और इक्वल है वो नंबर में तो फिर वो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और अगर वो अपोजिटली ओरिएंटेड हो रही है लेकिन अनइक्वल है नंबर में तो फिर फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे। फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस की क्वालिटी होती है कि अगर उन्हें हीट किया जाए तो वो अपनी फेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं और वो पैरामैग्नेटिक हो जाते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.18, उसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दिया है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यूपरस ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो इज स्लाइटली लेस देन 2:1। आपसे बोला है कि आपने किसको प्रिपेयर किया है लेबोरेटरी में, क्यूपरस ऑक्साइड को प्रिपेयर करा है, Cu2O को प्रिपेयर किया है। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो, जो कॉपर से ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए था, लेकिन वो क्या है इससे स्लाइटली लेस, इससे थोड़ा सा कम है। कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दिस सब्सटेंस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर? क्या आप इस सब्सटेंस को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं? देखो क्या हो रहा है एक्चुअली, Cu 2 है, इसका मतलब +1 वाले रहे होंगे, तो Cu+1 होगा और O-2 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हमने कंपाउंड ले लिया या एक क्रिस्टल ले लिया यहाँ पे क्यूपरस ऑक्साइड का, ये O-2 था, इसके साथ में Cu+1 Cu+1, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, अच्छे से विजुअलाइज हो पाएगा। O-2 इसके साथ में Cu+1 Cu+1, O-2 इसके साथ में Cu+, यहाँ पे आ गया मान लो O-2 इसके साथ में Cu+1 Cu+1, मान लो ये आ गया फिर O-2 इसके साथ में Cu+1 Cu+1, मान लीजिए कंडीशन, ठीक है। या मान ये आ गया एक और O-2 ये Cu+1 Cu+1, मान लीजिए कंडीशन। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं स्लाइटली लेस है। आपने देखा था जब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक टाइप ऑफ डिफेक्ट में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पड़ा, उसमें आपने देखा था कि जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या तभी शो होता है जब कोई मेटल 2 या 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब कॉपर भी क्या है, Cu+1 में भी एग्जिस्ट करता है, Cu+2 में भी एग्जिस्ट करता है। अगर यहाँ पर रेशियो इससे थोड़ा कम है, 2:1 से कम है, इसका मतलब कुछ Cu+1 जाकर के उसकी जगह Cu+2 आ गए होंगे भाई, क्योंकि चार्ज तो हमेशा बैलेंस रहेगा और चार्ज बराबर रखने के लिए अगर 2 Cu+1 बाहर जाएंगे तो अंदर क्या आएगा, 1 Cu+2। फॉर एग्जाम्पल 2 Cu+1 बाहर चले गए, उसकी जगह अंदर कौन आ गया, 1 Cu+2 आ गया, Cu+2, और 1 Cu+1 की जगह यहाँ पर क्या हो गई, वैकेंसी। ये क्या है, एक वैकेंसी। हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर में पढ़ा था कि जो वैकेंसी होती है उन्हीं को आप क्या बोलते हैं, होल। तो यहाँ पर जो ये वैकेंसी है वो बिहेव करने लगेगी होल की तरह, और होल प्रेजेंट होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि यस दिस कंपाउंड या दिस सब्सटेंस कैन बिहेव एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक और डाउट आया था कि जो आपका ग्लास होता है या अमरफस सॉलिड होते हैं उनको आप सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? देखिए सुपर कूल्ड लिक्विड बोलने का एक सिंपल सा रीजन होता है, एक तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, अमरफस फॉर्म में करते हैं। और जितने भी अमरफस सॉलिड्स होते हैं, अमरफस सॉलिड्स की एबिलिटी होती है वेरी स्लोली फ्लो करने की, और उसके साथ साथ उनकी एक और एबिलिटी होती है कि उनको कूल करने के लिए वेरी लो टेम्परेचर लगता है। और ड्यू टू दिस एबिलिटी, ड्यू टू because they require very low temperature for their cooling and their ability to flow very slowly, we can say that the amorphous solid or glass is super cooled liquid। तो सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तो उन्हें बहुत कम टेम्परेचर चाहिए कूलिंग के लिए, दूसरा वो अमरफस सॉलिड तो होते ही हैं और अमरफस है इसीलिए वो वेरी वेरी स्लो फ्लो करने की एबिलिटी भी रखते हैं। इस तरीके से हमने अपना ये चैप्टर खत्म किया है। इस पे जितने भी आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, सॉल्व एग्जांपल, वो सारे के सारे आप ट्राई कर लीजिए।
कोशिश करिए वो सारे के सारे क्वेश्चन आपने जहां भी नोट्स मेंशन करें उन्हीं के साथ उनको मेंशन किया जाए। जो भी डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस अगर आप लगाना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के, जो भी आपको कहीं अगर क्वेश्चन मिल जाते हैं, चाहे वो आपके अरिहंत की बुक हो या कोई किसी भी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर बुक होती है, तो उससे आप चैप्टर 1 के क्वेश्चन लगा सकते हैं। उनके जो भी डाउट्स आते हैं वो आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उन डाउट्स को डिस्कस करूंगा।